Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ahmed Noman, and in this lecture we will discuss about clinical chemistry. सबसे पहले जो है हम ओवरव्यू करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखना है. ये जो क्लिनिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है, बेसिकली हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं. इसके अंदर सबसे पहले जो पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्लिनिकल केमिस्ट्री है क्या, इसका एक ब्रीफ अगर हम इसको डिफ़ाइन करना है तो कैसे करते हैं. और मेजर बात करें अगर हम ब्लड की, तो उसकी कंपोजिशन क्या है कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड की कलेक्शन कैसे की जाती है, हम सैंपल कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और फिर उसको स्टोर कैसे किया जाता है, जैसे जो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड है वो कैसे किया जाता है. जो ये हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम ये जो तीन चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने सैंपल लिया ब्लड का, उसका क्लिनिकली जो है वो एनालिसिस कैसे करना है. लेट्स फर्स्ट डिस्कस के व्हाट इज़ क्लिनिकल केमिस्ट्री. क्लिनिकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली वो एरिया है केमिस्ट्री का जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस के लिए बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, जिसके अंदर मोस्टली बॉडी के जो हमारे फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड है, यूरिन है, इनको जो है हम एनालाइज करते हैं. और बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है कि डायग्नोज करें कि अगर कोई डिजीज़ है या नहीं है, या आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही. वो अगर हम इसको जस्ट समराइज़ करना चाहें तो हम कहते हैं कि क्लिनिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का और अदर जो एनिमल्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. और इसके अंदर जितने टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, दैट कम्स अंडर द क्लिनिकल केमिस्ट्री. अच्छा, इसको क्लिनिकल जो केमिस्ट्री है इसको केमिकल पैथोलॉजी भी कहा जाता है, इसको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, और सम टाइम हम इसको जो है वो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं. डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं, बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन की, कि ब्लड की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है. इस डायग्राम के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर जो है वो ब्लड के कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक लिक्विड पार्ट है, और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है. ब्लड को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो किस तरह से करना है. हम सब की बॉडी में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड होता है, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं. अगर आपने ब्लड को डिफ़ाइन करना है तो आप कहते हैं कि ये एक ऐसा फ्लूइड है ब्लड के जो सर्कुलेट कर रहा है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर, और इसके अंदर वो तमाम एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं कि जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ऐसा फ्लूइड के विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू हैव लाइफ, टू सस्टेन लाइफ. तो वो जो भी लिक्विड है जो हमारा हम सबके वर्टिब्रेट्स की बॉडी में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम ब्लड कहते हैं. और मेनली इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक लिक्विड पार्ट है और एक उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं. तो जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो कंपोनेंट नज़र आते हैं, उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा बेसिकली उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है और उन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. जो ब्लड प्लाज्मा है ये बेसिक फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं. इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर होंगी, हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, और एब्जॉर्ब गैसेस जो हैं वो इस प्लाज्मा के अंदर होती हैं. जो लिक्विड होता है ये पार्ट, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर हम मोस्टली एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं.
और जो फार्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास बेसिक ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। जिसके अंदर हमारे पास सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और थर्ड जो है हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये आप ब्लड वेसल है, ये वाली, जिसके अंदर आपके पास ये जो सेंटर में है ये आपके पास प्लाज्मा है जो लिक्विड है, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। और देन इसके अंदर हमारे पास तीन जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी बेसिकली कहा जाता है, और ये जो होते हैं ये डिस्क शेप के होते हैं जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिस्क की तरह नज़र आ रहे हैं। और मेनली जो है इसके दो फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन को पिक करते हैं और उसको टिश्यू तक पहुंचाते हैं। मेनली जो है ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर जब हमारा ब्लड होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये लंग्स, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन जो है वहाँ से कैप्चर करते हैं और बाकी जो है जितने भी टिश्यूज़ हैं जहाँ पे उसने यूटिलाइज होना है वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकंड इनका काम ये है कि जो टिश्यूज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसको कलेक्ट करते हैं और उनको फिर जो है दोबारा लंग्स तक लेके जाते हैं जहाँ से उसको एक्सेल किया जाता है। मेजर जो है रेड ब्लड सेल्स के ये दो फंक्शन होते हैं कि टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुँचाना। इसके मुकाबले में जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये मेनली दो जो हैं वो पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक इनको हम कहते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं और दूसरे एक ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर ग्रैनुल्स जो है वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रोफिल होते हैं और सिनोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं। जबकि जो सेकंड पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स का जिसके अंदर ग्रैन्यूल नहीं मौजूद होते हैं, जिसको एक ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, उसके अंदर मोस्टली लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। और जो थर्ड मेजर कंपोनेंट है ब्लड का जो हमने डिस्कस किया है वो प्लेटलेट्स होते हैं। जो प्लेट सेल्स होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम इनको कहते हैं कि बोन मैरो सेल के जो अंदर जो है मौजूद होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कोगुलेशन के लिए आते हैं। कोगुलेशन क्या होती है कि बेसिकली उसको गाढ़ा रखना, और इसके अलावा जो है वो वेस्कुलर स्पाज्म और जो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन है उसके अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक वेस्कुलर स्पाज्म यूज़ हुई है और दूसरा प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होती है। ये दोनों बेसिकली प्रोसेस वहाँ पे होते हैं कि जब हमारी कोई वेसल जो है वो डैमेज होती है उसको सिवियरली, या वहाँ पे कोई पंक्चर हो जाती है, तो ये दोनों वहाँ पे होते हैं। जो पहला है वेस्कुलर स्पाज्म, बेसिकली दिस इज़ कंट्रैक्शन ऑफ वेसल, कि जो आपकी एक वॉल है उसकी वेसल की वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन अगर कहीं से पंक्चर होती है या डैमेज होती है तो सडनली वहाँ पे कंट्रैक्ट होती है, ताकि जो आपका वहाँ से जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ये जो प्लाज्मा है उसमें से ज़्यादा लीक ना हो या वेस्ट ना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो वेसल है वो कंट्रैक्ट करती हैं। इस जो प्रोसेस होता है इसको वेस्कुलर स्पैज्म कहा जाता है। और सेकंड जहाँ पे कट लगता है या ब्रेक होती है कहीं से जो वेसल, तो वहाँ पे जो है वो प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, ताकि वो इकट्ठे होकर एक प्लग बनाते हैं, ताकि जो लॉस ऑफ ब्लड है उसको वेसल में से जो पंक्चर हो गई है उसको अवॉइड किया जाता है। ये मेजर फंक्शन है कि जो प्लेटलेट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो था हमारे पास डेफिनेशन थी ब्लड की, ब्लड होता क्या है, उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसके अंदर हमने देखा है कि उसके अंदर प्लाज्मा है और फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और फिर हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है हमारे पास मेजर तीन हैं और उन तीनों का हमने ब्रीफली ओवरव्यू किया।
नेक्स्ट जो मेजर पार्ट है हमारे इस आज की प्रेजेंटेशन का, ये लेक्चर का, वो ये है कि कलेक्शन और प्रेजर्वेशन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखना है कि हम कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं ब्लड कलेक्शन के, और उसको प्रिजर्व जो है वो कैसे करना। सो बेसिकली जब भी हमने कोई डायग्नोसिस करना है, या जिसको हम कहते हैं कि तशखीस करनी है किसी भी बीमारी की, तो हम उसके अंदर जो है वो ब्लड कलेक्ट करते हैं और देन लेबॉर्ट्री के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है, और उससे हमें आइडिया होता है कि हमारे ब्लड के अंदर के कुछ स्पेसिफिक जर्म्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, या कौन कौन से प्रॉब्लम है, या आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये प्रॉपर अमाउंट्स में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इन सारे पर्पज़ के लिए जो है वो ब्लड की प्रॉपर कलेक्शन और प्रेजर्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली वो इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने क्या प्रॉपरली उसको कलेक्ट किया है और प्रॉपर प्रिजर्व किया है या नहीं किया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ब्लड एनालिसिस। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी हमने ब्लड का एनालिसिस करना है, तो उसके अंदर है कि हम ब्लड की जो कलेक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हमने पहले बताया कि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसके अंदर सारे ब्लड कंपोनेंट मौजूद होता है। और फिर वहाँ पे हम अक्सर सीरम की बात करते हैं, ब्लड सीरम जो होता है। सो ये दो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो व्हाट इज़ सीरम, होता क्या है? नॉर्मली जब हमने ब्लड का एनालिसिस करते हैं तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड लेते हैं, उसके अंदर हम कोई एजेंट डालते हैं जो एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, और उसको देन सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कहीं पे कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जैसे हमारे पास सैंपल का हमने एनालिसिस करना है, जैसे एलडीएल का करना है, पोटाशियम फास्फेट का करना है, जैसे पोटाशियम है या फास्फेट है कोलेस्ट्रॉल का जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हम सीरम यूज़ करते हैं। अब सीरम बेसिकली क्या होता है कि जब हम ब्लड के अंदर कोई एंटी कोगुलेंट एजेंट नहीं डालते और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाती है। ब्लड के जो है वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एलडीएच हो गया, पोटाशियम हो गया, फास्फेट, ये उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं, तो इनकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस को हम कहते हैं कि सीरम कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस प्लाज्मा और सीरम का क्या है कि जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक कोगुलेंट डाल के जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ब्लड कंपोनेंट सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। तो बाकी जो लिक्विड बचता है, फ्लूइड बचता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोगुलेंट ऐड ना करें और जब उसको सेंट्रीफ्यूज करें, तो आपस में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद जो लिक्विड बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। सो विदाउट कोगुलेंट जो हमारे पास लिक्विड आता है उसको सीरम कहते हैं, और विद कोगुलेंट जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हमारे पास लिक्विड आता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यह है कि हम जब हम सीरम अगर हमने कलेक्ट करना है एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पे मोस्टली एक तो चीज़ यह है कि हमने उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, मोस्टली हम न्यू यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, ताकि अवॉइड किया जा सकते कुछ क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। और दूसरा हमारा ये होता है कि उसमें कोई हीमोलाइसिस ना हो, मतलब ब्रेक डाउन ना हो जाए रेड ब्लड सेल्स का। तो हमने ये चीज़ें जो है वहाँ पे देखनी होती हैं। और जब हम सैंपल उसके अंदर लेते हैं ट्यूब के अंदर, तो हम मोस्टली उसको 2200 या 2500 आरपीएम पे जो है मोस्टली जो सेंट्रीफ्यूज उसको किया जाता है, मोस्टली नॉर्मली जो है वो 10 मिनट्स तक, और जिसमें जो है वो कंपोनेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और जहाँ पे ब्लड जब हमने प्लाज्मा लेता होता है, तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर पहले कोई एंटीकोगुलेंट ऐड कर देते हैं, ताकि जो है वो ब्लड जो है वो कोगुलेट ना हो। उसके अंदर हमारे पास जो हेपरिन है, जो कि सोडियम सॉल्ट है बेसिकली, ये बहुत एफिशिएंट एंटीकोगुलेंट है ब्लड सैंपल्स के लिए, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसके लिए इसको कम यूज़ किया जाता है। और इसके जो चीप अल्टरनेटिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव जो मैथ हैं अल्टरनेटिव, वो यूज़ किए जाते हैं। और उसका जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो पोटाशियम ऑक्सलेट है, जो कि
ब्लड की जो ग्लूकोज है उसको प्रिजर्व करता है, एज अ कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट जो है वो एक्ट करता है। और जब प्लाज्मा का हमने कलेक्ट करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो वहाँ पे यह है कि हम ये पहले ऐड करते हैं एंटी कोगुलेंट, और फिर जो है हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो अपर पोर्शन होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, हम उसको सेपरेट कर देते हैं एज अ प्लाज्मा। अब ये तो है कि हमने स्टोर कैसे करना है उसको, जो कलेक्शन है, लेकिन पहली चीज़ तो ये है ना कि हम ब्लड हमने एक्सट्रैक्ट करना है ह्यूमन बॉडी से। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे ब्लड, तो यहाँ पे हम तीन जनरल मेथड जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और वो मेथड हम डिपेंड कर रहा होता है कि एक तो हमें ब्लड कितना चाहिए, सैंपल कितना चाहिए, उसकी बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड, और दूसरा यह है कि हमने किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट करना है, हमने उसमें से कौन कौन सा एनालिसिस करना है, तो इस बेस पे जो है वो मेथड को हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये पहला मेथड है जो आप दिस वन आपको जो डायग्राम में नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल आर्टेरियल सैंपल, कि जिसके अंदर हम आर्टरी में से जो है वो सैंपल को कलेक्ट करते हैं। और मोस्टली जब भी हमने कोई डिसऑर्डर चेक करना होता है कि कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो या कोई एसिड बेस्ड डिसऑर्डर ना हो, तो वहाँ पे उसके लिए हमने मेजर करना होता है कि उसके अंदर जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका ब्लड के अंदर कितना लेवल है, और उसके लिए जो सैंपल हम लेते हैं वो मोस्टली हम आर्टरीज में से लेते हैं। लेकिन जब हमने ये सेकेंड मेथड आप डायग्राम में देख लेते हैं कि जब हमें फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पेन बहुत होता है, रिलेक्टेंट होते हैं, और बार बार सैंपल लेना होता है, तो वहाँ पे कई जो है हम वेन से जो है वो सैंपल लेते हैं, और इसको वेनी पंक्चर सैम्पलिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम वेन के अंदर से सैंपल लेते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि इसमें एक बड़ा एडवांटेज इस मेथड का ये है कि इसके अंदर पेन कम होता है। और वेंस को से जो सैंपल जो कलेक्ट करना है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी भी होता है आर्टरीज से कलेक्ट करने से, और मोस्ट कॉमनली जो है लैब में जो सैंपल लिए जाते हैं वो वेनी पंक्चर जो सैम्पलिंग है उस मेथड के थ्रू लिए जाते हैं। और जो थर्ड हमारे पास मेथड है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दैट इज़ फ्रॉम द फिंगर टिप से, तो इसको हम फिंगर स्टिक सैम्पलिंग कहते हैं, कि जिसके अंदर हम जब हमें अगर बहुत थोड़ा सैंपल चाहिए, मोस्टली जैसे ग्लूकोज की अगर आप देखें स्टिक्स वगैरह होती हैं तो उसके लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए भी। तो यहाँ पे जो है फिंगर की जो टिप है उसमें से मेथड यूज़ किया जाता है। और जब हम ब्लड फॉर एग्जांपल ग्रुप टेस्ट करना है तो उसमें अगर हमें मेथड थोड़ा सा ही चाहिए, एक ड्रॉप चाहिए, तो जस्ट फिंगर को जो है वो उससे टिप से ले लिया जाता है, या जब ग्लूकोज चेक करना होता है तो हम यहाँ से सैंपल ले लेते हैं। सो मेनली ये डिपेंड करता है कि हमने ब्लड कैसे ड्रा करना है, ये डिपेंड करता है कि हमें सैंपल की अमाउंट कितनी चाहिए और हमने उसको उसका एनालिसिस क्या क्या करना है, तो इस बेस पे जो है हम डिसाइड करते हैं। और एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट होती है कि हम ऐसी सैंपल नहीं लेते। फॉर एग्जांपल हमने कोलेस्ट्रॉल चेक करना है या हमने ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी आता है, हमने उसका एनालिसिस करना है ब्लड का, और हम जो सैंपल लें और एनालाइज कर दें। तो वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज है, इसकी सैम्पलिंग के लिए ज़रूरी होता है कि जो पेशेंट है वो फास्ट कर रहा हो। फास्ट का मतलब लाजमी नहीं कि वो रोज़ा रख रहा हो, मेनली ये होता है कि एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स उसने कुछ जो है ना खाया ना हो। तो ये जब भी हमने सैंपल इस तरह का कलेक्ट करते हैं तो पहले पेशेंट को बताया जाता है कि आपने एटलीस्ट 12 आवर कुछ नहीं खाना, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आए। सो देर आर दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो हमने कंसिडर करनी होती हैं जब भी हमने ब्लड का सैंपल लेना होता है। देन हमारे पास है सैंपल को हमने प्रिजर्व कैसे करना है। हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, अब हमने उसको प्रिजर्व कैसे करना है। और प्रिजर्व करने का मेजर मकसद जो पर्पज़ है वो तो यही होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सैंपल की वो सेम रहें और वो अल्टर ना हो जाएं। और यहाँ पे तीन मेजर फैक्टर्स हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी स्टोरेज के लिए या उसकी प्रेजर्वेशन के लिए। पहला तो ये है कि उसका सैंपल का साइज़ क्या है, हमने कितना सैंपल, हमें एनालिसिस क्या करना है तो हमने उसके लिए कितना सैंपल लेना है। तो हमें सैंपल जो है वो पहली चीज़ ये है कि प्रिजर्वेशन जब हमने करनी है तो हमने इनफ सैंपल लेना है, प्रिजर्व करना है कि जो बाद में जो हमने उसमें से टेस्ट करने हैं उसके लिए पूरा हो। और फिर सेकंड चीज़ ये है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डिपेंड करता है कि हम कितने अरसे के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम स्टोरेज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम स्टोर कर रहे हैं, और कौन सा जो है हमें उसका टेम्परेचर सूट करता है। तो नॉर्मली 3 डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर होते हैं। अगर हमने जल्दी उसको एनालाइज कर देना है, उसी दिन एनालाइज कर देना है, तो हम उसको रूम टेम्परेचर पे या अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन -2 to 22 डिग्री सेल्सियस जो है हम उसको स्टोर करते हैं। थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए अगर रखना है तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, जहाँ पे मोस्टली -2 to +4 जो है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और अगर हमने लॉन्ग टाइम स्टोर करना है तो वहाँ पे हम मोस्टली फ्रीज कर देते हैं उसको अराउंड -25 डिग्री सेल्सियस के। सो जब भी आपने प्रिजर्व करना है सैम्पल, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ है कि उसका साइज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर उसका प्रॉपर होना चाहिए, और उसकी जो लेंथ है स्टोरेज की वो जो है हमने मेक श्योर करनी होती है कि उसकी जो कंडीशंस है वो ऑप्टिमम है। फॉर एग्जांपल हमने रेड ब्लड सेल्स अगर एनालाइज करने हैं तो वो मैक्सिमम जो उनकी शेल्फ लाइफ होती है वो 3 वीक्स होती है। सो हम उसको जिस टेम्परेचर पे जैसे भी स्टोर करें, तो हमने ये देखना है कि हमने विद इन 3 वीक्स उसको एनालाइज कर देना है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो हमें जिनकी हमें केयर करनी होती है ड्यूरिंग प्रेजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल्स। हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात की है रूटीन और लॉन्ग टर्म जो है स्टोरेज ऑफ ब्लड की। तो अगर हमारे पास शॉर्ट टाइम स्टोरेज है तो हम उसी दिन करना है तो हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं, या अगर थोड़े अरसे बाद 1-2 दिन बाद करना है तो हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। अगर हमने उसको लॉन्ग टाइम स्टोर करना है तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं -25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं अदर देन कि हम उसको किस टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, और वो यह है कि हमने उसको एनालाइज क्या करना है, उसके अंदर से किस पर्पज़ के लिए स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एनालिसिस के लिए स्टोर करना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो वहाँ पे मेक श्योर हमें करना होता है कि उसके अंदर एरेशन ना हो, कहीं से भी उसके अंदर ऑक्सीजन ना आ जाए। तो हमने जो कंडीशन हमने मेक श्योर करनी होती है वो एनारोबिक हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम कोई ऑयल उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जो भी हमारे पास कलेक्शन ट्यूब होती है। तो ऑयल क्योंकि हल्का होता है ब्लड से, तो वो उसके टॉप लेयर पे आ जाता है और उसको कवर कर देता है, जिसके बाद अगर उसके एटमॉस्फेरिक या एनवायरमेंटल कोई भी ऑक्सीजन है तो वो उसके अंदर डिफ्यूज़ नहीं कर सकती ब्लड के अंदर, और उसको कवर करता है। लेकिन जब हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी चीज़ होता है कि जो रबर स्टॉपर होता है उससे अगर हम यूज़ करते हैं तो वो स्वेल हो जाता है। तो हमने अगर ऑयल उसके अंदर ऐड किया हुआ है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्क स्टॉपर यूज़ करेंगे, ऐसे जो हमारे पास कलेक्शन ट्यूब्स हैं, ताकि उसके अंदर कोई इश्यूज़ ना हो। सो डिपेंडिंग कि हमने किस चीज़ का एनालिसिस करना है, उस लिहाज से जो हमारी स्टोरेज होती है या उसकी प्रिजर्वेशन मेथड है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जो हम नॉर्मल एक बहुत कॉमनली यूज़ एनालिसिस है, ग्लूकोज का एनालिसिस है। तो वहाँ पे भी ये इशू होता है कि अगर हमने सैंपल को रखा तो ये ना हो कि ब्रेक डाउन हो जाए ग्लूकोज का विद टाइम। तो वहाँ पे हम नॉर्मली जो है वो एक सोडियम फ्लोराइड जो है उसको यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए ग्लूकोज को। तो जो सोडियम फ्लोराइड है बेसिकली एक एंजाइम इनहिबिटर है, और जो एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज उसको अवॉइड करता है। सो इसी तरह फर्दर जो हम डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ ब्लड, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनालिसिस हमारा जो कलेक्शन ऑफ सैंपल है या जो प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल है, जो स्टोरेज है, उसके मेथड जो है वो चेंज हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, एंड देन आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।